नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान संपन्न हो चुका है और अब जो जनता ने जनादेश दिया है उसका इंतजार है। दिल की धड़कनें सबकी तेज है। कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। सत्ताधारी दल बीजेपी गुड गवर्नेंस पर मुहर लगाने के लिए एडी चोटी का जोर उन्होंने लगाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता ने जनादेश सत्ता पक्ष के पक्ष में दिया है या फिर विपक्ष का वर्चस्व बरकरार है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीएल यादव जी, प्रदेश की 7 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ है। हालांकि देवली उनियारा की बात करें तो वहां पे लोकतंत्र के इस महापर्व में एक दुखद तस्वीर भी सामने आई है, जहां उपद्रव देखने को मिला है। एक उपखंड अधिकारी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने थप्पड़ मारा, उसके बाद वहां पर माहौल तनावपूर्ण हुआ है। पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी है, आगजनी की घटना हुई है, गाड़ियां जला दी गई है। लोकतंत्र के इस महापर्व में भयमुक्त होकर मतदान करने की बात की जाती है। भयमुक्त होकर के जनता अपना वोट डाल पाए, लेकिन इस प्रकार के कृत्य को किस नजर से देखते हैं? सीएल यादव जी, आज बाल दिवस है और चाचा नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री की आज जन्म जयंती भी है, तो मैं उनको नमन करता हूं और साधुवाद देता हूं कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने में जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने उस लोकतंत्र को सींचा एक तरह से। अब जो आप घटनाक्रम बता रहे हो वो सरकार के इकबाल और प्रशासन के इकबाल की बात कर रहे हैं। कल एक भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने शासन और प्रशासन को कैप्चर कर लिया है। तो ये कैप्चरिंग का नतीजा है कि जो कुछ भी कल हुआ कि प्रशासन पिट रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, हाथ बांध के खड़ी है। तो ये घटनाएं जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कटोगे, देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, रोटी बेटी को छीन के ले जाएंगे, तो उस देश में आप सुशासन की क्या उम्मीद कर सकते हो? पिछले 10 साल से इस देश में जंगल राज चल रहा है और पिछले 11 महीने से वापस से टर्बल सरकार इस प्रदेश में चल रही है। हर मुद्दे के ऊपर यू टर्न है और सर्कस चल रहा है। पर्ची सरकार का सर्कस चल रहा है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए। जो शांति प्रिय प्रदेश था, उस प्रदेश को आज सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं कि राजस्थान को मणिपुर बनाने की कुचेष्टा की जा रही है। तो ये देखना है कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे एक विपक्ष के नाते हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और जो एक किसको कहते हैं ना कि एक आत्ममुक्ता से बाहर निकल करके, शुतुरमुर्ग की स्थिति से बाहर निकल करके प्रदेश की जनता की सुध-बुध लेनी पड़ेगी, प्रदेश के हालात की सुध-बुध लेनी पड़ेगी, वरना हालात भयावह हो रहे हैं और पूरा प्रदेश देख रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो नरेश मीणा है, हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव मैदान में गए थे, लेकिन वो आपकी पार्टी के पार्ट थे। चुनाव से पहले टिकट उनका कटा, टिकट उन्हें नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने बगावत कर दी और बगावत करके निर्दलीय के तौर पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया। ऐसे में देखना ये काफी दिलचस्प है। लोगों की निगाहें हैं कि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से निकल करके अगर टिकट नहीं मिला उससे नाराज होकर के वो चुनावी मैदान में कूदे हैं और उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ रख दिया है। इसको किस नजर से मानेंगे? क्योंकि अगर बात की जाती है, बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही है, बीजेपी लगातार कांग्रेस को निशाने पर ले रही है कि उनमें संस्कार जो थे वो कांग्रेस के थे। बीजेपी की सरकार और बीजेपी पार्टी को अपने गिरीबान में झांक के देखना चाहिए कि 11 महीने से इस प्रदेश की क्या हालात कर रखी है। और कल के जो भी घटनाक्रम है, कई जगह प्रत्याशियों को धमकाया गया बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, बूथ कैप्चरिंग की नापाक कोशिश प्रशासन के साथ मिलकर की। तो इसके लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? नरेश मीणा कौन है? हमारी पार्टी का कोई सदस्य नहीं है, कोई नेता नहीं है आज, वो होगा किसी टाइम। और भाजपा तो कांग्रेस युक्त हो गई, 40% से ज्यादा भाजपा और उसके मंत्री कांग्रेस के से आए हुए हैं। तो क्या कहना चाहती है भाजपा? बिल्कुल वीरेंद्र जी, लगातार आरोप की झड़ी लगाई है सीएल यादव जी ने, पर्ची सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है, कोई काम आपने किया नहीं है और
जिस प्रकार की जो घटना हुई है उस घटना में भी कहीं न कहीं इन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है, बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रहे हो, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही है, कई जगहों पर धमकाने की बातचीत सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? देखिए, कांग्रेस के मित्र की अभी भी वही नीति और नियति है जैसा इन्होंने 5 साल राजस्थान में किया, और 10 माह पूर्व जो इनकी सरकार थी वो होटल में बंद रहकर किस प्रकार से राजस्थान को जंगल राज दिया था। राजस्थान की जनता उससे मुक्ति चाहती थी। राजस्थान में त्राही त्राही हो रहा था, और सब जगह जिस राजस्थान को शांत प्रदेश माना जाता था वहाँ सब जगह एक ही हो रहा है कि राजस्थान में गैंगवार होते हैं, राजस्थान में गैंगरेप हो रहे हैं, राजस्थान में साइबर क्राइम हो रहा है। तो 10 माह पूर्व जब राजस्थान की स्थिति, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जब शासन में आई उसके बाद आम जनता को एक उम्मीद की किरण दिखी, और उम्मीद की किरण के रूप में इन 10 माह का जो सेवा, सुशासन और जन कल्याण का शासन रहा उसी की देन है। राजस्थान में सिर्फ एक जगह देवली उनियारा को छोड़कर बाकी जगह शांतिपूर्वक चुनाव हुए, लेकिन इन्हें नहीं दिखेगा क्योंकि ये अभी भी नेहरू जी के चश्मे से ही भारत को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पार्टी के चश्मे से भारत को देखने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस देश में से लोकतंत्र के ऊपर आपातकाल लगाया था। एक काला धब्बा इस देश के लोकतंत्र पर आपातकाल के रूप में जिन्होंने लगाया था। और जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मेरे मित्र, वो 5 साल का अपना शासन राजस्थान का भूल गए हैं, और ये अभी भी भूल रहे हैं कि इन्हीं के नेता ने इन्हीं चुनाव में किस प्रकार के शब्द प्रयोग में लिए थे। मैं समझता हूं देवली उनियारा की घटना का अगर कोई कारण है तो इनके पूर्व मंत्री रघु शर्मा, जिन्होंने क्या कहा था कि 13 नवंबर के बाद राजस्थान में कत्लेआम होगा। किस प्रकार के शब्द हैं? क्या कत्लेआम करवाएंगे वो, और किस प्रकार का माहौल राजस्थान में बनाना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान में विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री ने किसके ऊपर आरोप लगाए? इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट के ऊपर आरोप लगाए देवली उनियारा प्रकरण के लिए। इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि किसके ऊपर, किसका हाथ है उसके ऊपर, जिन्होंने भी इस प्रकार का गलत कार्य किया उसके ऊपर किसका हाथ है। और ये क्यों नहीं बताते मेरे मित्र कि नरेश मीना की जीप के ऊपर प्रचार के दौरान सचिन पायलट की फोटो क्यों थी? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मेरी फोटो हटाइए? पूरे चुनाव में उनकी फोटो उनके प्रचार प्रसार में रही। तो यह साफ निर्देश करता है कि उनके ऊपर सचिन पायलट और कांग्रेस का हाथ था, और ये जो बवंडर हुआ ये इनके पूर्व मंत्री के बयानों के कारण हुआ। और जिस प्रकार की स्थिति है, यह जो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो पूरा राजस्थान है, पूरा देश देख रहा है। पूरे देश में इन्होंने क्या कहा? संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। 10 साल से ऊपर हमारा शासन हो गया, जनता ने पुनः हमें तीसरी बार हमारी सरकार बनाई है, संविधान कहीं खतरे में नजर नहीं आया। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने इस संस्थान को बेच दिया, भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, एक भी संस्थान तो बताइए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बेचा हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक ही कार्य है, वह है किसी भी प्रकार से इस देश की प्रगति को रोकना है, क्योंकि कांग्रेस को पीएचडी प्राप्त है इस देश की प्रगति को रोकने में। कांग्रेस को पीएचडी प्राप्त है इस देश को आपस में जातिवाद के नाम से, धर्म के नाम से लड़वाने में। कांग्रेस को पीएचडी प्राप्त है विदेशों में जाकर देश की बुराइयां करने में, और वही स्थिति राजस्थान में है। आपने देखा राजस्थान में डेमोग्राफी चेंज करने का कार्य इन्होंने किया, राजस्थान में धर्मांतरण का कार्य इन्होंने किया, राजस्थान में किस प्रकार करौली में दंगे हुए थे भूल रहे मेरे मित्र, किस प्रकार साधुओं को मार दिया गया था भूल रहे मेरे मित्र, और राजस्थान में किस प्रकार महिला अत्याचारों में राजस्थान नंबर 1 बना था ये मेरे मित्र भूल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, समय है, हमने राजस्थान की कमान संभाली है, और राजस्थान की जनता से जो वादे किए हैं सुशासन का वह हम दे रहे हैं, और राजस्थान की जनता भी देख रही है। और जिस प्रकार कानून व्यवस्था सही है उसके डाटा भी सामने आ रहे हैं और उसके परिणाम भी सामने आएंगे। आप 23 तारीख तक इंतजार कीजिए। जो अभी कह रहे हैं कि प्रशासन, ये देख लीजिए आशीष जी, इन्होंने कहना शुरू कर दिया शासन प्रशासन की बातें। अब ये चुनाव आयोग की भी बातें करेंगे, ईवीएम की बातें भी करेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है। धमकाया, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई है। मैंने तो आप आशीष जी, आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए कहां पे बूथ कैप्चरिंग की कहीं एक भी शिकायत निर्वाचन आयोग के पास नहीं पहुंची है, या शासन प्रशासन के पास कहीं पहुंची हो तो आप बताइए अपने चैनल के माध्यम से कि इस जगह बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई थी। सिर्फ इनके द्वारा भड़काए गए प्रत्याशी के द्वारा जरूर देवली उनियारा में यह कांड हुआ, वरना कहीं भी हर जगह बहुत ही शांति प्रिय तरीके से राजस्थान में उपचुनाव हुआ है। चलिए, मतदान का प्रतिशत अगर देखा जाए तो चर्चा का विषय है। मतदान को लेकर के जो उम्मीदें थी, जिस प्रकार का डेटा सामने आना चाहिए था, वो डेटा नहीं आया। पिछले विधानसभा चुनाव की भी अगर तुलना की जाए तो उससे कम लोगों का रुझान रहा। क्या वजह मानते हैं मतदान को लेकर? क्या लोगों में निराशा थी, या फिर लोगों को जागरूक करने में कमी रही, पार्टियों ने कमी छोड़ी, या फिर निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया उसमें कोई कमी रही, या फिर उपचुनाव था इसलिए लोगों का रुझान कम था? सीएल यादव जी।
ये सवाल भाजपा ज़्यादा बेहतर दे पाएगी, क्योंकि इनकी निकम्मापन पिछले 11 महीने से देख रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने विकास किया, विकास का एक नमूना है प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री मेडिकल स्टोर का उद्घाटन कर रहा है। ये इनके निकम्मेपन की कहानियां हैं। जो प्रधानमंत्री कहता था मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया नहीं, बेच दो इंडिया चल रहा है। चाइना से खरीदो या बेचो, ठप्पा लगाओ, बेच दो इंडिया को, ये चल रहा है। तो आशीष जी, इनकी खत्ती करनी और झूठ और जुमले, ये भी अपने जो नेता है, इनके जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, उनसे कम थोड़ी है जुमले बोलने में। पिछले 5 साल में सरकार ने सुशासन दिया, डेवलपमेंट दिया है, जीडीपी ग्रोथ दी है, लेकिन ये भूल गए जब इनके देश की जीडीपी 3% 4% से नीचे आ गई थी, और आज झूठ बोल रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल में बता रहे हैं, उसके लिए आंकड़ों को में हेराफेरी की जा रही है। जीडीपी ग्रोथ बता रहे हैं, उसके लिए आंकड़ों में हेराफेरी की जा रही है। ये सारे झूठ के पुलिंदे हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि संविधान के बारे में वो जाने जिन्होंने संविधान पढ़ा है। तो ये तो सारे अनपढ़ के जमात है। अनपढ़ की जमातों को क्या पता है कि क्या संविधान होता है, क्या जीडीपी होती है, क्या डेवलपमेंट होता है। इन्होंने देश को बेचा है, संस्थानों को बेचा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस है उनको गिरवी रखा है। चुनाव आयोग को इन्होंने पिंजरे का तोता भी के बराबर भी नहीं छोड़ा। ये ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के जो खेल चल रहा है, चुनाव चल रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स चल रहा है। गुजरात महाराष्ट्र में चुनाव है 20 तारीख को, महाराष्ट्र और गुजरात में ईडी और सीबीआई चल रही है। झारखंड में चुनाव है, ईडी और सीबीआई चल रही है। तो इन्होंने तो मजाक बना रखा है। जो नेहरू जी ने आईआईएम बनाए, आईआईटी बनाई, एम्स बनाए, जो इंस्टीट्यूशंस दिए, इसरो बनाए, उन सबको बेच खाए और बेचने की कतार में। आज अडानी जी कह रहे हैं कि मैं यूएस में इतना इन्वेस्ट करूंगा। भैया देश को बेच करके यूएस में ही तो भागोगे अब, क्योंकि मोदी जी झोली उठा करके भागने वाले और आप भी भागोगे। कहाँ गए 400 पार का नारा, कहाँ गया संविधान को बदलेंगे हम। आज इनके बड़ बोले नेता बहुत कहते थे 400 पार सीटें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि संविधान को बदलना है। एक बाबा जी आए हैं जिले में, जयपुर में, वो कहते हैं कि मैं राजनीति करने आया हूँ। भाई राजनीति करनी है तो इससे जो चोला पहन रखा है धर्म का उसको उतार दो ना, उसके बाद में राजनीति करो ना। क्यों इस धर्म के नाम पे इस देश को गुमराह कर रहे हो? 8% 9% की बातें कर रहे हो, 100% की बातें क्यों नहीं कर रहे हो? देश का गृह मंत्री कह रहा है घुसपैठिए आ रहे हैं, तो भाई क्या पापड़ तल रहे हो या क्या पकौड़ी तल रहे हो, क्या कर रहे हो? देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे, वो कह रहा है रोटी और बेटी बचाओ, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। तो ये देश के प्रधानमंत्री है। मंगलसूत्र छीनने का काम तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिन्होंने 10 साल में सोने को 28,000 से 78,000 80,000 के पार पहुंचा दिया। आज जो सोने की गिरवी के कारण से, गिरवी रख के जो लोन लिया जा रहा है, उसकी तादाद क्या हो रही है? चलिए जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी से। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ब्रेक पर जाने से पहले सीएल यादव जी ने एक के बाद एक लगातार सवालों की झड़ी, आरोपों की झड़ी लगाई। मैं जानना चाहूंगा कि चुनाव आते ही ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगातार लगाए जाते हैं। चुनाव आयोग को लेकर के तोते का पिंजरा बराबर सीएल यादव जी ने कहा है। ये तमाम आरोप बीजेपी पर क्यों इतने आसानी से लग जाते हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थापना से 1885 लेकर अब तक कांग्रेस का कभी भी इस देश के धर्म में, इस देश की संस्कृति में, इस देश के कानून में, इस देश के संविधान में विश्वास नहीं रहा। उन्होंने सदैव इस संविधान की धज्जियां उड़ाई, चाहे आपातकाल हो, चाहे अन्य कोई विषय हो। उन्होंने कभी भी इस राष्ट्रहित का कार्य किया ही नहीं। आप देखिए, जिनके आज बाल दिवस के रूप में ये जिनका बखान कर रहे थे, उन्हीं के कारण कश्मीर समस्या भारत के लिए आज भी नासूर बनी हुई है। और उन्हीं के नेता शशि थरूर, जिनकी पुस्तक है द इनोवेशन ऑफ इंडिया, कांग्रेस के, पूरी बात सुनिए सीएल यादव जी, पूरी बात सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। द इनोवेशन ऑफ इंडिया आपके नेता, कांग्रेस नेता शशि थरूर की, जिन्होंने क्या कहा, कश्मीर की समस्या नेहरू जी के कारण हुई। उन्होंने उस पुस्तक में क्या कहा, 1953 में जब भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी सदस्यता मिल रही थी, उस समय नेहरू जी की चीन की मित्रता के कारण, उनकी चीन की मित्रता के कारण भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता चीन को मिल गई। ये आपके नेहरू जी के कारण में थे। बलूचिस्तान नेहरू जी के कारण पाकिस्तान के पास गया, ग्वादर बंद का नेहरू जी के कारण दूसरे प्रदेश को चले गया। और देखिए, आशीष जी फिर ये बीच में बोल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, ये बीच में बोल रहे हैं, ये इनकी है। एक बार सीएल यादव जी एक बार जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए एक बार। वीरेंद्र जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको सीएल यादव जी आपको समय दूंगा, मैं आपको समय दूंगा आपकी बात रखने के लिए। आपकी इसी नीति के कारण आप विपक्ष में बैठे मेरे मित्र लगातार तीसरी बार
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश की जनता ने आपकी दो गलत पैसा नीति के ऊपर है, दो पैसा ठीक के है, ऊपर। ठीक है, आप एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको समय देता हूं, आपको समय देता हूं, आपकी बात कंप्लीट करना। वीरेंद्र जी, जिन जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे थे ना, उन्हीं के समाजवाद के कारण 1991 में भारत दिवालियापन हुआ था, भारत का सोना भी गिरवी रखना पड़ा था, और राजस्थान की भी हालत 2022 में आपने ऐसी कर दी थी, जिसके कारण राजस्थान के कर्मचारियों को आपकी जब सरकार थी 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिली थी, उनका वेतन नहीं मिला था, और राजस्थान को जिस कंगाली पर आप लेके आए ना, उसी स्थिति को सुधारने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 60 साल तक आपने सिर्फ देश को क्या दिया? आपने लोकतंत्र पर दबे के रूप में आपातकाल दिया, आपने मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति दी, आपने इस देश को धर्म और संस्कृति के नाम पे तबाह कर दिया, मेघालय की शिक्षा पद्धति के नाम पे इस देश को तबाह कर दिया, और आपके कारण आज किसान की दुर्दशा है तो आपके कारण है, यहाँ के युवाओं की जो दुर्दशा उसका कारण आपकी नीतियां हैं। आप ये देखिए, 50 साल राज करने वाले कांग्रेस आज तक कभी नहीं बोल पाई कि हम इस देश को क्यों नहीं विदेशियों के बराबर लेके आए। क्या विकास किया आपने 50 साल में? आपने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का विकास किया, देश का विकास कुछ नहीं कर पाया। मेरे मित्र बता सकते हैं गांधी परिवार की आर्थिक आधार क्या है, जिसके आधार पर वो इस देश पर राज कर रहा है आज भी? वो बताएं, उनका आर्थिक आधार क्या है? उनके पास ऐसी क्या व्यवस्था है कि वो बार बार विदेश घूमने चले जाते हैं? बताइए ना उनका आर्थिक आधार। उनका आर्थिक आधार एक ही है कि उन्होंने भारत को लूटा, भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा, इस देश की नीति नियति को गलत बताकर लूटा, और वही हालत आज राजस्थान कांग्रेस की हो रही है, क्योंकि इनकी नेताओं की नियति और नीति दोनों ही सही नहीं है। जब जनता इनसे पूछती है चुप हो जाते हैं, जब सत्ता पक्ष इनसे पूछता है तब चुप हो जाते हैं। बीच में सिर्फ एक ही काम है, इनको पीएचडी प्राप्त है कि किसी भी प्रकार देश और प्रदेश की प्रगति को रोका जाए। क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इस देश को सिर्फ रोटी माटी और बेटी बेचने का कार्य किया, वो उनकी सुरक्षा भी नहीं कर पाई, ना बेटियों की सुरक्षा कर पाई, ना राजस्थानी को ना हिंदुस्तानी को रोटी दे पाई, और ना यहाँ की माटी की सुरक्षा कर पाई। सिर्फ और सिर्फ देश को बेचने का कार्य कांग्रेस ने किया। बेटी ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र रोटी माटी दे दी आपने, रोटी माटी दे दी देश की। आप बताइए ना गांधी परिवार का आर्थिक आधार क्या है? आप बताइए गांधी परिवार का आर्थिक आधार क्या है? देश को लूटने का कार्य किसी ने किया है तो गांधी परिवार ने किया। अंग्रेजों के जासूसों शर्म करो, माफी विरोध शर्म करो। आपकी तो पार्टी अंग्रेज द्वारा ही बनाई गई है, आपकी पार्टी का निर्माण अंग्रेजों ने किया, आपके कारण ही देश का विभाजन हुआ, आपके कारण ही देश का विभाजन हुआ। उपचुनाव देखिए, पार्टियों के गठन पे जाएंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, समय कम पड़ जाएगा। राजस्थान के उपचुनाव पर केंद्रित रहना है, राजस्थान के मुद्दों पर, राजस्थान में जो चुनाव संपन्न हुआ उस चुनाव को लेकर के अपनी अपनी बात रखनी है, क्योंकि लंबा विषय अगर आप ले लेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। सीएल यादव जी, संक्षेप में जो कुछ आप कहना चाह रहे थे राजस्थान के 7 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर। आशीष जी, जो आपने कहा कि चुनाव के आंकड़े अभी हरियाणा में देखा कितनी बार बदले, लोकसभा चुनाव में देखा कितनी बार बदले, अभी तो बदलते देखते जाइए कितना इनका तोता आयोग कितना करता है, जो केचुआ आयोग है वो क्या क्या करता है देखते जाइए। सरकार आई थी, हम 2700 रुपये MSP देंगे गेहूं पर, और आज हालात ये हो गई राजस्थान के किसान को बाजरा बेचने हरियाणा क्यों जाना पड़ रहा था? राजस्थान के एक भी किसान को बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाया, राजस्थान के किसान को बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाया। आप MSP की बातें कर रहे हैं, 5 साल में एक बार भी MSP नहीं बढ़ाई आपने। इस देश को लूटने का काम भाजपा ने किया, कांग्रेस देश को लूटने का काम गांधी परिवार ने किया है। गांधी परिवार का आर्थिक आधार बताइए ना क्या है? बिजली देंगे, गांधी परिवार का आर्थिक आधार बताइए। यमुना जल समझौते की फाइल कहाँ है? देखी नहीं हमने तो 11 महीने। हरियाणा में क्यों कहा यमुना जल समझौते को रद्द करेंगे? आशीष जी, या इन्हीं की बातों पे इतना गिर जाते हैं कि हरियाणा में बोलते हैं कि यमुना जल समझौते को रद्द करेंगे और उसी समझौते की बात करते हैं। कितना हास्यास्पद स्थिति है मेरे मित्र आपकी। संविधान की हम रक्षा कर रहे हैं। भाई साहब, इन्होंने तो तिरंगा 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नहीं लहराया था। मोदी जी कह रहे हैं संविधान खाली है, तो मोदी जी को क्या पता है कि संविधान क्या होता है, क्योंकि कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं। न उनके जो नेता विदेश में जाकर आरक्षण हटाने की बात करने वाले गांधी परिवार के राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहेंगे? बाबा कह रहा है कि आरक्षण हटाओ, सवर्णों का क्या दोष है, वो बाबा कह रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा आरक्षण हटाएंगे, क्या कहेंगे उसके ऊपर? आदिवासियों को वनवासी कह रहे हैं, आपके पास कुछ के लिए कुछ नहीं है। आपके नेता कह रहे हैं, आपके आदिवासी नेता बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किए, कांग्रेस ने आदिवासियों का कैरियर समाप्त कर दिया। इलेक्शन करना था तो करते नहीं,
नरेश मीणा पे एक्शन हो चुका है। कहाँ का एक्शन हो गया? आपके नेता की फोटो क्यों लगाई? अरे प्रचार प्रसार में आपके नेता की फोटो क्यों थी? बता दीजिए ना। अरे आपके नेता की फोटो क्यों थी? नरेश मीणा के प्रचार में सचिन पायलट की फोटो क्यों थी? बताइए आप जनता को। हाँ, ये आशीष जी, ये देखिए कि कोई नहीं लगाए, आप भी लगाए। बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आप जनता के सामने, जनता को बता रहे हैं कि गलतियां करते जाइए। कांग्रेस का कार्य यही है, गलतियों पे गलतियां करना। बहुत अच्छा। भिक्षा में दही, हाँ, वो सब तस्वीरें टंकी में चढ़ जाता है, बिल्कुल। भिक्षा में दही, वो सब तस्वीरें जनता ने देखी है, जनता के बीच गए हैं और जाके कैबिनेट की बैठक में बैठ जाता है। अरे 13 नवंबर के बाद राजस्थान में क्या कत्लेआम करने जा रहे हैं वो भी बता दीजिए। रघु शर्मा ने किस आधार पे कहा? सोचिए ना आप। नहीं, रघु शर्मा ने कहा ना, ये तो आपके मंत्री ने कहा रघु शर्मा ने कत्लेआम करेंगे राजस्थान में। बताइए क्या करेंगे कत्लेआम? हमारी घुसपैठ हो चुकी है किस प्रशासन। आशीष जी, एक पूरा मंत्री के बयान देता है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। राजस्थान में नियंत्रण में है सरकार के, इसलिए थोड़ा सा इतना अच्छा सुशासन राजस्थान में चल रहा है। प्रशासन के हाथ बांध नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ा बाबू मेरी नहीं सुनता। सीएल यादव जी, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस ने अपना काम कर लिया है। अब उस चीज का विरोध वहां पर झेलना पड़ रहा है, उसको भी लेकर के सख्ती बरती जा रही है, पुलिस फोर्स लगा दी गई है वहां पर। इन्हें नहीं दिखेगा आशीष जी, क्योंकि इन्हें तो कत्लेआम करवाने हैं, इन्हें तो कत्लेआम करवाने हैं। इनके नेता कह रहे हैं, पूरा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इन्हें कहां से दिखेगी ये सब चीजें? प्रशासन क्या सो रहा था? सांप निकल गया, अब लकीर पीटी जा रही है, क्योंकि ये भाजपा की सह थी उसको। करौली के आंसू गैस तो प्रशासन ने चलाया, पुलिस ने तो चलाई आंसू गैस। अरे साहब, प्रशासन के तो हाथ बांध रखे थे। प्रशासन ने लाठियां किस पे चलाई? जनता पे। नहीं, हाथ बांधे तो लाठियां कैसे चली? प्रशासन वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर पत्थर फेंके। इस देश में पत्थर फेंकने का कार्य कोई करवाती है तो कांग्रेस पार्टी करवाती है। कांग्रेस पार्टी पत्थरबाजी करवाने में बहुत माहिर हो चुकी है इस देश में। पहले कश्मीर में करवाए, फिर अब हर जगह करवा रही है। आईएएस कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे, आरएस करेंगे। ठीक है, जो घटनाक्रम है, जो तस्वीर है वो पूरे प्रदेश ने देखी है। और लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां एक और लोग नाचते गाते उत्साह के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर देवली उनियारा से जो तस्वीर आई वो सबको दुखद करने वाली ये तस्वीर, जहां पर आगजनी की घटना देखने को मिली है, बलवा देखने को मिला है, पुलिस फोर्स को वहां पर मोर्चा संभालना पड़ा है, लॉ एंड कंट्रोल को संभालने की आवश्यकता पड़ी है पुलिस को। लेकिन मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा एक मिनट में, संक्षेप में, 7 सीटों पर वोट डल चुके हैं। अब आप चाहे कितनी भी बातें करें, कितने भी दावे करें, जो जनता को फैसला देना था, जनता ने अपना फैसला दे दिया है। हालांकि उसका खुलासा 23 तारीख को होगा। 7 सीटों की अगर बात करें तो प्रदेश की 7 सीटों में 1 सीट बीजेपी सत्ताधारी दल के पास में थी और 6 सीटें विपक्षी दल, जिनमें से 4 कांग्रेस के पास में और 2 अन्य विपक्षी दलों के पास में। ऐसे में सीएल यादव जी, क्या लगता है 7 सीटों पर क्या विपक्ष या कांग्रेस अपना वर्चस्व फिर से बरकरार रखेगी? भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है आशीष जी, आप देखते जाइए। और क्या कारण मानते हैं? 1 मिनट में कंप्लीट करिए। क्या कारण मानते हैं सुपड़ा साफ होने का? ये आपने बेसिक कारण आपने करणपुर में देखा है। 1 महीने बाद में जनता ने क्या जनादेश दिया था, क्योंकि जब ये सरकार आई उस दिन जनता को समझ में आ गया कि ये झूठ बोल करके, गुमराह करके और समाज को बांट करके ये सरकार आई है। करणपुर में उसका एग्जाम्पल आ गया था। उसके बाद में लोकसभा चुनाव आपके सामने, और उसके बाद में ये चुनाव आपका परिणाम देंगे। हमारे दोस्त कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की ये साधु पे हम लोग की बात कर रहे हैं। पाली में साधु पे हमला किया, मंदिर में हमले हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। करौली और भरतपुर बोल रहे हैं मेरे मित्र, करौली और भरतपुर उसमें भी है ना, करौली और भरतपुर तो हैंड ग्लाउज किसके हैं? करौली भरतपुर बोल रहे हैं, हैंड ग्लाउज किसके हैं? करौली भरतपुर प्रदेश को जलाने की साजिश थी, आप प्रदेश को जलाने की साजिश थी भाजपा आरएसएस की। सिविल लाइन फाटक का इतिहास बोल रहे हैं उसको रोक लिया। पहली बार प्रदेश को बांटा जा रहा था। ठीक है, समय की सीमा के नाम पे बांटा जा रहा था। बिल्कुल समय की सीमा है। सीएल यादव जी, आपको रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सेवा, सुशासन, जन कल्याण के माध्यम से 7 सीटें जीती है। मैंने आपके चैनल पे पूर्व में भी कहा था, कांग्रेस अब 5 सीट